दोस्तों, मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश इसराइल, जिसकी मिलिट्री ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के रैंक में 18वें नंबर पर आती है, जिसकी अर्थव्यवस्था विकसित देशों में चौथी सबसे सफल अर्थव्यवस्था है। इसराइल आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे पहुंच चुका है कि अमेरिका, रशिया जैसे विकसित देश भी इसराइल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोहा मानते हैं। दोस्तों, खेल के क्षेत्र में भी इसराइल किसी से कम नहीं। बीते कुछ समय में इजरायली खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में अद्भुत सफलता प्राप्त की। खासकर उनकी मेंस हॉकी और वुमेन्स क्रिकेट टीम विश्व स्तर पर काफ़ी प्रशंसा प्राप्त कर रही है। पर क्या इजराइल हमेशा से इतना उन्नत देश था? दोस्तों, इजराइल को बनने में 2000 साल लग गए। इस दौरान इजराइल की जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। कई बार पूरे इजराइल को बर्बाद किया गया, पर फिर भी इजराइल वापस लड़ अपने पैरों पर आज खड़ा है। लेकिन क्या इजराइल हमेशा से इतना मजबूत था? आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे इजराइल का जन्म हुआ और क्या है इजराइल का 2000 साल का इतिहास। दोस्तों, इजराइल का इतिहास कनानी लोगों से शुरू होता है। कनानी प्राचीन लोग थे जो लगभग 2100 से 1200 ईसा पूर्व के बीच मिडिल ईस्ट में रहते थे। वे लोग संभावित रूप से इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट राज्य थे, जो अक्सर बड़े पैमाने पर मिट्टी का काम करते थे। अब दोस्तों, लेट ब्रॉन्ज एज के दौरान कुछ कनानी राज्य मिस्र साम्राज्य को ट्रिब्यूट दे रहे थे, जिसका उस एरिया पर राज था। पर यह वक्त सिविलाइजेशन कोलैप्स का था, जिस कारण मिस्र साम्राज्य का कंट्रोल कनानी शहरों से हट गया। इस समय के दौरान दो समूह उभरे। पहला समुद्री लोगों का समूह, जिनमें फलस्तीनी लोग भी शामिल थे, जो एजियन वर्ल्ड से आकर साउथर्न कोस्ट पर बस गए। दोस्तों, एजियन सिविलाइजेशन ग्रीस की सिविलाइजेशन थी, जो एजियन सी के आसपास रहती थी। अब दूसरा समूह इजरायली लोगों का था, जिन्होंने अपनी बस्तियां हाईलैंड यानी ऊंची जगहों पर बनाई। दोस्तों, ये दोनों समूह लोहे के हथियारों का उपयोग करते थे, जो पहले के ब्रॉन्ज के हथियारों से बेहतर थे। अब दोस्तों, ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज फर्स्ट के दौरान इजरायली एक संगठित राज्य के बजाय मुख्य रूप से एक कल्चरल और एथनिक ग्रुप थे। मतलब अभी तक वे सब अपने अपने छोटे से समूह बनाकर रह रहे थे। वे लोग कनान के पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे गांवों में रहते थे। खासकर जेरूशलम के नॉर्थ में एक जगह है समारिया नाम से, ज़्यादातर इजरायली वहीं रहते थे। सभी आत्मनिर्भर थे और खेती और पशुपालन करते थे। अब दोस्तों, ऐसा माना जाता है इजरायली कनानी लोगों से उभरे थे, जिन्होंने अलग धार्मिक पहचान विकसित की थी। वे लोग यहोवा की पूजा करते थे और एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, और खुद को कनानी लोगों से अलग दिखाने के लिए उन्होंने इंटरमैरिज पर रोक लगाना और धार्मिक विश्वासों पर जोर देने जैसी प्रथाओं पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर फलस्तीनियों का इस अवधि के दौरान क्षेत्र में एक अन्य समूह था, जिनका ओरिजिन यानी मूल निवास कहीं और था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं उनके पास बड़े और विस्तृत शहरों के साथ एक पदानुक्रमित और जटिल समाज था। पदानुक्रमित से यहाँ पर मतलब है पद के हिसाब से पावर बटी गई थी। जो सबसे ऊपर होगा उसके पास ज़्यादा पावर होती थी, और उनके खाने पकाने के उपकरण और आहार संबंधित प्राथमिकताएं जैसे कि सुअर के मांस का प्रचलन उनके विदेशी मूल के होने का संकेत देते हैं। अब दोस्तों, आयरन एज सेकंड में दो किंगडम उभर कर आते हैं, किंगडम ऑफ जुदा और किंगडम ऑफ इजराइल, और ये रहा छोटा सा पैलेस्टीन। पर दोस्तों, हिब्रू बाइबल के हिसाब से इजराइल का दो अलग अलग राज्यों में विभाजित होने से पहले एक यूनाइटेड मोनार्च का इजराइल पर राज करने की बात की गई है, जिनके राजा साउल, डेविड और सोलोमन थे। पर आर्कियोलॉजिस्ट में यूनाइटेड मोनार्च के अस्तित्व और आकार को लेकर डिबेट है, तो हम इस बात को उन्हीं पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। पर दोस्तों, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से सहमत हो गए कि किंगडम ऑफ इजराइल लगभग 900 ईसा पूर्व और किंगडम ऑफ जुदा लगभग 850 ईसा पूर्व में अस्तित्व में था। लेकिन किंगडम ऑफ इजराइल अधिक समृद्ध और शक्तिशाली था। किंगडम ऑफ इजराइल की कैपिटल कई शहरों में बदली गई और स्थायी उत्तराधिकार के लिए अक्सर सैन्य तख्तापलट किया जाता था। वहीं दूसरी ओर किंगडम ऑफ जुदा छोटा था लेकिन अधिक स्थिर था। अब दोस्तों, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर असीरियन इन्वेजन करते हैं, जिससे इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
असीरिया के पिलेसर थर्ड लगभग 732 ईसा पूर्व में इजराइल पर आक्रमण करता है और समारिया की राजधानी को अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद असीरियंस बड़ी संख्या में इजरायलियों को वहां से निर्वासित कर वहां फॉरेन ग्रुप्स को बसाकर शहर को दोबारा से बसाते हैं। वहीं दूसरी ओर जुदा के किंगडम को भी असीरियंस खतरों का सामना करना पड़ता है, पर वो सरवाइव करने में सफल होते हैं। अब दोस्तों 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में जुदा बेबीलोनियन एम्पायर का वेसल स्टेट बन जाता है। दोस्तों वेसल स्टेट से यहाँ पर मतलब है ऐसा स्टेट जो किसी दूसरे बड़े एम्पायर के अंडर आता हो। इसी दौरान यहाँ पर बेबीलोन के खिलाफ काफ़ी रिवॉल्ट होते हैं, जिसके बाद बेबीलोन के किंग नबूकदनेस्सर द्वितीय जेरूसलम पर कब्जा करके वहाँ के फर्स्ट टेम्पल को तोड़ देता है और कई यहूदियों को बेबीलोन भेज देता है। उसके बाद किंगडम ऑफ जुदा को एबॉलिश कर उस जगह को बेबीलोन का एक प्रोविंस बना दिया जाता है यहूद के नाम से। अब दोस्तों उसके बाद फारसी काल आता है जिसे पर्शियन पीरियड भी कहते हैं, जो 538 से 332 ईसा पूर्व तक चलता है। दोस्तों 538 ईसा पूर्व में एकेमेनिडीज एम्पायर के साइरस द ग्रेट बेबीलोन पर विजय प्राप्त कर सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा करता है और बाइबल के मुताबिक निर्वासित जूइश लोग मंदिर को दोबारा बनाने को लौट आते हैं और 515 ईसा पूर्व तक सेकंड टेम्पल का काम पूरा हो जाता है। वहीं कुछ समय बाद 456 ईसा पूर्व में एक दूसरा ग्रुप जेरूसलम की दीवार को रिस्टोर करने के उद्देश्य से जेरूसलम लौट आता है। दोस्तों माना जाता है पर्शियन पीरियड के दौरान टोरा का अंतिम पाठ लिखा गया था, जो पहले के ग्रंथों को एक साथ लाकर संपादित करता है। दोस्तों टोरा बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को कहा जाता है। अब दोस्तों हेलेनिस्टिक पीरियड की शुरुआत होती है, जो 333 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, सारे क्षेत्र को जीत जाता है। पर सिकंदर की मौत के बाद एंटियोकस पावर में आता है, जो यहूदियों पर हेलेनिस्टिक मानदंड लागू कर उनकी धार्मिक सहिष्णुता समाप्त कर लेता है। जिसके बाद 167 ईसा पूर्व में मागदियन रिवोल्ट फूट पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप यरूशलेम पर फिर से कब्जा हो गया और मंदिर में फिर से पूजा शुरू हो गई और इस जीत को मनाने के लिए फेस्टिवल ऑफ हनुक्का मनाया गया। अब दोस्तों मागदियन रिवोल्ट के बाद हार्मोनियन डायनेस्टी का उदय होता है और जूदिया एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। दोस्तों जूदिया जेरूसलम के आसपास के इलाके को कहा जाता था, लेकिन 64 ईसा पूर्व में रोमन जनरल पोम्पियो जेरूसलम पर विजय प्राप्त कर लेता है और जूदिया एक रोमन वेसल किंगडम बन जाता है, जो हेरोडियन के अंडर आता है। हेरोड द ग्रेट जेरूसलम के मंदिर का विस्तार करता है और एक यहूदी रोमन ग्राहक राज्य के रूप में शासन करता है। अब दोस्तों 6 AD में जूडिया एक रोमन प्रोविंस बन जाता है, जिसको एक रोमन गवर्नर रूल करता है। दोस्तों AD से यहाँ पर मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम। ऐसे ही BC या BC जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम है। तो BC में डिजिट जितनी कम होती जाएगी उसका मतलब है टाइम में आगे जाते जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जूडिया के लोग रोमन राज से खुश नहीं थे, जिस कारण 66 से 73 AD में फर्स्ट जूइश रोमन वॉर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेरूसलम और सेकंड टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद कई सारे रिवोल्ट होते हैं। अब दोस्तों अर्ली 4th सेंचुरी में रोमन एम्परर क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं और उनकी मदर चर्च ऑफ द नेटिविटी का कंस्ट्रक्शन कराती है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। और रोमन्स एक और चर्च बनवाते हैं चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर के नाम से, जो जीसस क्राइस्ट की बरियल साइट होती है। जेरूसलम एक क्रिश्चियन सिटी बन जाता है और जूइश लोगों को जेरूसलम में एंट्री से बैन कर दिया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद मुस्लिम्स इस इलाके में एंटर होते हैं, जो 634 से 1099 तक इस इलाके पर राज करते हैं। मुस्लिम के एंटर होने से काफ़ी डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं, जैसे आबादी काफ़ी गिर जाती है 10 लाख से 3 लाख तक। एक गिरावट गैर मुस्लिम के पलायन करने से होती है, जिसके बाद उस इलाके में इस्लामीकरण शुरू होता है। दोस्तों अरब के लोगों ने भी इजराइल में इमिग्रेशन करके वहाँ के इस्लामीकरण में योगदान दिया, जिससे मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती गई और मुस्लिम राजनीतिक और सामाजिक रूप से इस क्षेत्र पर हावी हो गए। तटीय शहर खाली हो गए और मुस्लिम आबादी द्वारा फिर से बसाए गए। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर 1516 से
1917 तक इजराइल पर राज करता है। इस दौरान ये सारा इलाका पैलेस्तीन के नाम से जाना गया। 400 साल के इस राज में यहूदी छोटे छोटे संख्या में इजराइल में वापस आते हैं। जैसे 1882 से 1903 के बीच लगभग 35,000 यहूदी पैलेस्तीन वापस आते हैं, जिसे पहले अहिल्या के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरे अहिल्या में लगभग 40,000 यहूदी पैलेस्तीन लौट आते हैं, लेकिन अभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन 88% थी और क्रिश्चियन की 9%। बाकी बचे 3% यहूदी थे। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद ये इलाका ब्रिटिश के अंडर आ जाता है, जिसमें ब्रिटिश बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को उनका होमलैंड इस्टेब्लिश करने का आश्वासन देते हैं। उसके बाद काफी लोग इजराइल लौटने लगे और 1929 से 1938 के बीच लगभग 2.5 लाख यहूदी इजराइल लौट आते हैं, जिसे फिफ्थ अहिल्या के रूप में भी देखा जाता है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट के परिणाम स्वरूप नाजियों द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित हत्या कर दी जाती है। कुछ बचे लोग इजराइल में शरण लेते हैं। अब दोस्तों इन सब घटनाओं ने 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना की नींव रखी। इसके बाद भी इजराइल का संघर्ष खत्म नहीं हुआ और अरब इजराइल वॉर होती है, जिसे इजराइल 6 दिन में जीत जाता है, लेकिन इसे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।